नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आने वाला है। छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर आज अपना फैसला सुनाएगा। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के बीच छिड़ी जंग सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने पिछले साल 23 अक्टूबर को दोनों ही अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया था। आलोक वर्मा ने सरकार के फैसले को गलत बताया था और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को रिजर्व रख लिया था। जो फैसला आज आएगा, राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा दोनों को ही सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया था। नागेश्वर राव को इंटरिम डायरेक्टर बना दिया गया था। सीवीसी और जज की अध्यक्षता में इस पूरी जांच की गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी गई थी। और उसके बाद आज अब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि आलोक वर्मा अपनी कुर्सी पर वापस लौटेंगे या क्या फैसला आएगा, इसका सभी को इंतजार है। तो आलोक वर्मा छुट्टी पर भेजने के फैसले को अवैध कह रहे हैं और सरकार जांच होने तक वर्मा को हटाने के फैसले को सही मान रही है। तो क्या सरकार का पक्ष है और क्या आलोक वर्मा का पक्ष है, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। छुट्टी पर भेजने का फैसला अवैध है और आलोक वर्मा जांच पूरी होने तक वर्मा को हटाने का फैसला सही कह रही है सरकार। दोनों ही जो पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सरकार के हिसाब से वर्मा अभी भी निदेशक हैं, उनको निदेशक पद से नहीं हटाया गया है। आलोक वर्मा हाई पावर कमेटी की सिफारिश जरूरी कहते हैं। सरकार हाई पावर कमेटी की सिफारिश को जरूरी नहीं मानती है। आलोक वर्मा सीवीसी को सिर्फ सुपरवाइजरी पावर के तरीके से देखते हैं और सरकार सीबीआई के कामकाज पर नजर रखने का अधिकार के रूप में देखती है। आलोक वर्मा निदेशक को बीच में नहीं हटाया जा सकता, ऐसा कहना है आलोक वर्मा का। और एजेंसी की साख का सवाल था, ये पक्ष सरकार का है। नए अंतरिम निदेशक बनाने का फैसला रद्द हो, सरकार अंतरिम व्यवस्था की गई थी, कहना है आलोक वर्मा का। और सरकार का कहना है कि एजेंसी की साख पूरी लगी हुई थी और इस पर सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि दोनों ही अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया। आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। आशीष, बहुत बड़ा फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रिजर्व कर लिया था और आज अब ये फैसला आने वाला है, तो कितनी देर में हम उम्मीद करें कि ये फैसला आ जाएगा? शोभना, सुबह ठीक 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या आलोक वर्मा को जो छुट्टी पर भेजा गया है वो नियमों के मुताबिक भेजा गया है या नहीं। अगर हम आलोक वर्मा, कॉमन कॉज और केंद्र सरकार और डीओपीटी, सीवीसी, इन सब की दलीलों का अगर निचोड़ देखें तो सब पूरी दलील जो है वो दिल्ली पुलिस एक्ट सेक्शन 4A पर ही आधारित है, जिसमें सिलेक्शन का प्रोसेस तो दिया गया है। अगर सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति करनी है तो उसके लिए एक कमेटी है, जिसमें प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लेकिन वहां एक ग्रे एरिया भी है कि अगर सीबीआई डायरेक्टर को छुट्टी पर भेजा जाता है तो क्या कमेटी की मंजूरी लेना जरूरी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। दिल्ली पुलिस एक्ट में बदलाव भी हुआ था, जिसमें यह तय किया गया था कि जो सीबीआई डायरेक्टर होंगे उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। ये एक महत्वपूर्ण ग्राउंड है जिसको आलोक वर्मा ने साइट किया है, कॉमन कॉज ने साइट किया है और ये कहा है कि ये उसका उल्लंघन सरकार ने किया है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अभी भी अगर आप किसी से पूछे तो सीबीआई डायरेक्टर कौन है तो आलोक वर्मा ही है। आलोक वर्मा के पास उसी घर में रहते हैं जो सीबीआई डायरेक्टर को अलॉट होता है, उनको वो सारी सुविधाएं मिली हैं जो सीबीआई डायरेक्टर को मिलती हैं। केवल वो ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि सीवीसी उनके खिलाफ जो अस्थाना ने जो कंप्लेन दी थी उसकी जांच कर रही थी, इस बाबत उन्हें केवल हटाया गया था। केंद्र सरकार ने मामले की सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि 2 शीर्ष अधिकारी सीबीआई के, आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना, दोनों ही बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। संस्थान की जो छवि है वो लगातार गिरती जा रही थी। ऐसे में केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा और आलोक वर्मा और अस्थाना दोनों को ही छुट्टी पर यहां पर भेजना पड़ा। सबसे दिलचस्प बात है शोभना कि आज सुप्रीम कोर्ट उस ग्रे एरिया को फुलफिल कर सकता है जिसमें ये कोई प्रोसीजर अभी तय नहीं हुआ है कि अगर सीबीआई डायरेक्टर को छुट्टी पर भेजना है तो क्या कमेटी की मंजूरी लेनी पड़ेगी कि नहीं। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल उठा था। तब सुप्रीम कोर्ट की
एक जज ने सवाल पूछा था कि मानिए अगर सीबीआई डायरेक्टर रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो क्या तब भी हमें कमेटी का वेट करना पड़ेगा और कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ही उसे लीव पर भेजा जाएगा या फिर सस्पेंड किया जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है। मामले की सुनवाई के दौरान जब सीवीसी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक सीलबंद रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था और उसकी निगरानी के लिए रिटायर्ड जस्टिस ए.के. पटनायक को नियुक्त किया था। सीवीसी ने जो सीलबंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी उसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जो इस बेंच की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर जांच होनी चाहिए। तो ये जो तमाम सवाल हैं इनका जवाब सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे देगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या राकेश आलोक वर्मा जो है वो अपने ऑफिस को संभाल पाएंगे या नहीं, यानी रीस्टेट हो पाएंगे या नहीं, वो 10:30 बजे के बाद साफ हो जाएगा। आशीष, पिछली जब हियरिंग हुई थी उसमें कोर्ट की तरफ से कुछ कागजात जो मीडिया में आ गए थे उसके ऊपर भी कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी, उसके बाद सब लीपापोती की गई थी। तो क्या आज कोर्ट इस बाबत भी कोई बात कह सकता है? क्या हम उम्मीद करें? देखिए, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं वो बात उसी समय खत्म हो गई थी, क्योंकि जो कोर्ट ने जिस बात पर नाराजगी जाहिर की थी वो सीवीसी की सीलबंद रिपोर्ट थी। हालांकि बाद में फली जो नरीमन है उन्होंने उसको क्लेरिफाई किया और ये कहा कि जब सीवीसी के सामने आलोक वर्मा ने जो जवाब दिए थे उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही उस वेबसाइट ने, पर्टिकुलर वेबसाइट ने चलाया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। एक समय ऐसा भी आया था मामले की सुनवाई के दौरान कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि आप में से कोई भी हियरिंग को डिजर्व नहीं करता है। हालांकि वो चीजें आगे चलकर रिजॉल्व हो गई, लेकिन आज का जो फैसला है वो 2 एस्पेक्ट्स पर आएगा। पहला, वो जो दिल्ली पुलिस एक्ट का जो ग्रे एरिया है उसको फुलफिल करना, और दूसरा जो सुनवाई के दौरान जब सीलबंद सीवीसी की रिपोर्ट देखने के बाद जो सीजीआई ने टिप्पणी की थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं आलोक वर्मा के खिलाफ, फैक्ट्स हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, तो क्या कोर्ट उस पर भी फैसला दे देगा? ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल आशीष, अगर देखा जाए तो लगातार केंद्र सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी स्वायत्ता नहीं बची है, सरकार का बहुत इंटरफेरेंस है। लेटेस्ट जो मामला है वो HAL का भी है। ऐसे में सरकार की साख को लेकर यह फैसला बहुत अहम हो जाता है, आज का फैसला। देखिए, जाहिर तौर पर यह सरकार की साख को लेकर फैसला तो अहम होगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज जो पूरा प्रोसीजर है सीबीआई डायरेक्टर को लीव पर भेजने का, ये फैसला उसी पर आधारित है। ये विपक्ष का आरोप है कि सरकार जो है वो जांच एजेंसियों पर दबाव बना रही है, लेकिन सरकार का ये कहना था कि जब 2 शीर्ष अधिकारी जो हैं वो बिल्लियों की तरह आपस में झगड़ा करने लगे, संस्थान की छवि खराब होने लगे, सीबीआई डायरेक्टर के ऊपर करप्शन के आरोप लगे, तो ऐसे में सरकार क्या करे? सरकार ने जो फैसला लिया वो जनहित में देखते हुए लिया है, और सरकार अपने जो फैसला है उसको ये साफ तौर पे कह रही है कि हमने नियमों के मुताबिक लिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक्ट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि अगर उन्हें लीव पर भेजना है सीबीआई डायरेक्टर को तो क्या उसके लिए कमेटी से मंजूरी लेने की जरूरत है या नहीं। आज इसी ग्रे एरिया को सुप्रीम कोर्ट को फुलफिल करना है। कुल मिलाकर कहें तो अगर एक लाइन की खबर बताएं तो क्या आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने से पहले केंद्र सरकार ने नियमों का पालन किया या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। बिल्कुल आशीष, और ये फैसला आलोक वर्मा के लिए भी बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि 31 जनवरी को वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनका भी ये इच्छा जरूर होगी कि कम से कम रिटायरमेंट से पहले जिस कुर्सी से उन्हें जबरदस्ती छुट्टी पर भेजा गया था वो उस पर बैठे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये जानकारी देने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने गेम चेंजर दांव चल दिया है। मोदी सरकार आरक्षण के नाम पर शुरू हुई जातिगत राजनीति की काट को ढूंढ लाई है। मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। आरक्षण के दायरे में उन सभी गरीब लोगों को शामिल किया जाएगा जो अब तक आरक्षण से वंचित हैं। आज लोकसभा में संविधान संशोधन बिल लाया जा सकता है। आर्थिक आधार पर पिछड़ा उन्हें माना जाएगा जिनके परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम हो, जिन लोगों के पास 5 एकड़ से कम खेती की जमीन हो, वो भी आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए माने जाएंगे और 10% आरक्षण
आरक्षण के हकदार होंगे। शहर में 100 गज और कस्बों और गांव में 200 गज जमीन पर जिनके मकान होंगे उन्हें आर्थिक आधार पर पिछड़ा नहीं माना जाएगा। आर्थिक तौर पर पिछड़ों को 10% आरक्षण अलग से दिया जाएगा। SC, ST और पिछड़ी जातियों के लिए पहले से ही लागू 49% आरक्षण में कोई कटौती नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि आरक्षण का फैसला तो सरकार ने ले लिया, 2019 को देखते हुए एक बड़ा दांव, इसको मोदी का ट्रम्प कार्ड कहना गलत नहीं होगा, लेकिन वीपी सिंह चौधरी की भी, अगर वीपी सिंह की भी हम बात करें, पूर्व प्रधानमंत्री, जब उन्होंने आरक्षण का कार्ड खेला था मंडल कमीशन के बाद 1989 में, उसके बाद कमंडल की यात्रा अडवाणी ने शुरू की थी और बुरी तरह से वीपी सिंह हारे थे। तो अब इंतजार ये होगा मोदी के लिए कि क्या ये जो आरक्षण का कार्ड है ये 2019 में मोदी सरकार को फायदा पहुंचा पाएगा। आरक्षण का समर्थन बिल पर स्टैंड साफ नहीं, ये एनसीपी का कहना है। मोदी के साथ कौन कौन है ये हम आपको दिखा रहे हैं। 10% आरक्षण का समर्थन, लेकिन बिल पर कांग्रेस ने चुप्पी साधी हुई है। सरकार बिल लाए, आम आदमी पार्टी साथ देगी, ये केजरीवाल का भी कहना है। 2019 एकदम सिर पर है तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। एनसीपी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया, कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ कर दिया, आम आदमी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। लेकिन इन नेताओं को, इन राजनीतिक दलों को पहले तो ये जवाब देना होगा कि नौकरियां हैं कहां, जो नौकरियां हैं, क्या आप जो आरक्षण की लिमिट है सुप्रीम कोर्ट की या संविधान की 50%, क्या आप उससे ज्यादा आरक्षण दे देंगे? और ये जो आप बिल लाने जा रहे हैं इस पर चर्चा होगी, तो 2019 से पहले इसके लागू होने की तो कोई उम्मीद नहीं है। तो सिर्फ इसको हम एक गेम चेंजर की तरह देखें कि 2019 में मोदी सरकार वोट की राजनीति के चलते इस तरीके के बड़े फैसले ले रहे हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर ब्रजेश पांडे भी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, आप मुझे सुन ही रहे होंगे और मोदी का ट्रम्प कार्ड कहना इसको गलत नहीं होगा, लेकिन अगर 1989 में वीपी सिंह के फैसले की बात करें, जिसके बाद अडवाणी को कमंडल यात्रा, रथ यात्रा निकालनी पड़ी थी और वीपी सिंह हारे थे, तो क्या माना जाए कि उस समय जिस जातिगत आरक्षण का बीजेपी विरोध करती थी, आज 2019 को देखते हुए उसी जातिगत आरक्षण का सहारा ले रही है? देखिए, उस वक्त और इस वक्त में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर यह है कि उस वक्त मंडल के खिलाफ कमंडल की एक यात्रा निकली थी, जिसने लोगों के अंदर एक तमाम तरह की क्या कहते हैं भक्ति भावना जागृत की थी राम मंदिर को लेकर, और वैसी कोई मंडल को लेकर काउंटर कमंडल यात्रा या उस तरह की कोई मूवमेंट इस वक्त सामने नहीं आ रही। तो इसलिए उस वक्त और इस वक्त की तुलना थोड़ी गलत होगी। लेकिन जो साफ तौर पर है कि भाजपा सरकार का यह मानना है कि 2017 यूपी के चुनाव तक भाजपा इस स्मगनेस में थी कि अपर कास्ट के पास उनको वोट देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और ये कॉन्वर्सेशन हम कई बार भाजपा के सीनियर लीडर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स के दौरान ये सामने आती थी। लेकिन जिस तरह से पिछले 3 राज्यों के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और जिसमें कई असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस को जितना वोट मिला उससे ज्यादा वोट नोटा को मिला, तो इससे बीजेपी को लगा कि यदि उन्होंने अपर कास्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया तो 2019 की राह उतनी आसान नहीं होगी। और इसी के चलते ये जिसे बीजेपी एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पे देख रही है, ये दांव खेला गया। अब ये दांव कितना फलीभूत होता है बीजेपी के लिए ये देखना होगा, क्योंकि इसको बीजेपी किस तरह से ग्राउंड जमीन पे पहुंचा पाती है और किस तरह से वो इसका एडवांटेज ले पाती है। ब्रजेश, मैं आपसे एग्री करती हूं कि ठीक है, हम 1989 और आज की तुलना नहीं कर सकते हैं। उस समय मंडल के अगेंस्ट कमंडल खड़ा हो गया था, आज वैसी कोई कोशिश नहीं है। लेकिन ये कहना मुझे लगता है गलत नहीं होगा कि उस समय ये वही बीजेपी है जो जातिगत आरक्षण का खुलकर विरोध कर रही थी। और अब अगर आप आर्थिक आधार पर या आरक्षण करते हैं तो 50% से तो आप ज्यादा कर देते हैं, और समस्या तो वहीं की वहीं है, नौकरियां तो है नहीं। तो आरक्षण की ये जो डुगडुगी आप हिला रहे हैं और ये जो आप मीठी गोली जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका 2019 में आपको लगता है कि असर देखने को मिलेगा? वोटर का मूड बदलेगा? जो सवर्ण SC ST के एक्ट के, एट्रोसिटी एक्ट के बाद जो बिखर गया है बीजेपी से, वो जुड़ेगा? देखिए, ये बीजेपी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। हमें ये समझना होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके लिए वोट बैंक सबसे पहले होता है। इसीलिए तमाम पार्टियां जो विपक्ष में रहकर लोगों के सामने अपनी बात बोलती है, वो सत्ता में आने के बाद पूरी तरह से बदल जाती है। भाजपा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, और भाजपा का ये प्रयास है कि किस तरह वो अपने अपर कास्ट वोट को बिखरने से रोके। इसीलिए वो एक बड़ा मैसेज इस 10% रिजर्वेशन के माध्यम से देने जा रही है। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि यदि विपक्ष ये मैसेज
SC ST और OBC के पास पहुंचाने में सफल रहा कि कैसे भाजपा दोनों तरफ से बैलेंसिंग एक्ट कर रही है, तो एक काउंटर कंसोलिडेशन को कैसे रोके, ये भाजपा के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती होगी। भाजपा का आज के दिन पे जब हम और आप बात कर रहे हैं, ये मानना है कि इस स्ट्रोक के चलते वो अपने अपर कास्ट के वोट को बिखराव को रोक पाएगी। कितना सफल होगी ये तो चुनाव के दौरान ही पता और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो सपा और भाजपा का गठबंधन है, जो गठजोड़ है, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सिर का दर्द बना हुआ है। ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं इसी सवाल के साथ लौटूंगी। बीजेपी नेता उदित राज ने आरक्षण के मुद्दे पर इंडिया न्यूज से बात करते हुए कहा कि वो सरकार के इस कदम का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। उदित जी, बड़ा फैसला है सरकार का चुनाव से ठीक पहले लुभाने के लिए सवर्णों को। देखिए, ऐसा है कि लुभाने की बात नहीं है। बहुत दिनों से उनकी मांग उठती आ रही है कि जो सवर्ण गरीब हैं उनको मांग उठती आ रही है कि जो सवर्ण गरीब हैं उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। आज कैबिनेट ने फैसला ले लिया, दे दिया। आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ा करके 60% कर दिया जाएगा और होना भी चाहिए। इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत सीलिंग लगाई थी, वो टूटी, अच्छी बात है, क्योंकि ये तो संसद का अधिकार है कि कितना प्रतिशत तक दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। कानून बनाने का संविधान में कोई सीमा नहीं है। ये जो 50 से 60% अब जो किया गया है, तो इससे दूसरी कम्युनिटी भी दावा करेंगी कि उनका भी आगे बढ़ाया जाए, तो एक बड़ी जद्दोजहद को भी अकोमोडेट किया जाए। उसके कुल मिलाकर के 100% कर दो, जिसकी जितनी आबादी है तो झगड़ा खत्म हो गया। कलराज जी, बड़ा फैसला है मोदी सरकार का कि जो आर्थिक तौर पर पिछड़े जो सवर्ण हैं उनको 10% रिजर्वेशन का फैसला किया है। फैसला बड़ा उपयुक्त है और जिस बात को लेकर सवर्णों के मन के अंदर की रोष रहा करता था कि हमारे यहाँ भी लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनको भी आरक्षण प्राप्त होना चाहिए, मैं समझता हूँ ये फैसला बड़ा उपयुक्त हुआ है और उपयुक्त समय में हुआ है। चुनाव के समय में ये चुनाव के समय इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन कलराज जी, चुनाव के समय ये फैसला हुआ, क्या लगता है जो 50% की जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की अब 10% और हो जाएगा, ये पारित हो पाएगा? देखिए, पूरा साल भर तो हमेशा पूरा चुनाव ही चुनाव रहता है, तो कोई न कोई समय तो ऐसा रहना पड़ेगा जहाँ 50% लेना पड़ेगा। तो क्रॉस हो जाएगी। अब वो गाइडलाइन आप सब देखिए कैसे क्या हो सकता है। ये सारी चीजें जो हुई है सारा विचार करने के पश्चात ही हुई है। तो उदित राज को आपने सुना, कलराज मिश्रा को आपने सुना, अपना अपना पक्ष और सभी आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। अब आपको संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें फैसले की नींव इसको कहा जा सकता है। ये बयान मोहन भागवत ने बिहार चुनाव से पहले दिया था, जिसके बाद बीजेपी को बिहार में हार का मुंह देखना पड़ा था। संघ ने कहा कि व्यवस्था की हम नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे पहले मन बदलो। सबका मन बदल गया तो कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति यही सोचेगा कि जो आ रहा है वो किसी जाति का नहीं, वो मेरा अपना है, भारत माता का पुत्र है, मेरे जैसा ही है और मेरा जितना अवसर है उतना उसका भी अवसर होना चाहिए। ये वृत्ति बने, इसका हम प्रयास करते। इसलिए आरक्षण की क्या व्यवस्था हुई, कौन सी जगहें भर गई, किस व्यवसाय के बंद होने से कितने लोग इस पटड़े में हम पड़ते नहीं, हमारा अध्ययन नहीं है उसका। तो क्या आरएसएस का कोई कनेक्शन है? लगातार बीजेपी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि जो दिशा आरएसएस ने आरक्षण को लेकर दी थी, उसी दिशा पर यह आरक्षण की बात अब सरकार कर रही है। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर ब्रजेश पांडे जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, मैं आरएसएस कनेक्शन समझना चाहूंगी क्योंकि लगातार बीजेपी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि जैसा आरएसएस चाहता था, संघ प्रमुख ने बहुत पहले ही कह दिया था और अब उसी दिशा पर यह आरक्षण लागू करने की बात बीजेपी कर रही है। देखिए, आप बिहार चुनाव के हार के बाद और जो पिछले 5 राज्यों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद ये साफ हो गया कि बीजेपी को भी अपने कास्ट कैलकुलस को रिकैलिब्रेट करना पड़ा। इसी वजह से जिस अपर कास्ट को वो पूरी तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही थी, उसी अपर कास्ट के अपीजमेंट के लिए बीजेपी को ये तुरुप का इक्का निकालना पड़ा। बीजेपी और खासतौर से संघ का बहुत समय से मानना था कि सवर्ण जातियां जो भाजपा की ट्रेडिशनल वोटर रही है, उसको भाजपा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण
केंद्रीकरण का संघ काफी समय से समर्थक रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मूव है सरकार की तरफ से, इसकी सुगबुगाहट पिछले 3-4 महीने से चल रही थी, लेकिन कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। बीजेपी के लिए जिस चीज ने बीजेपी को मजबूर किया इस चीज को लाने के लिए, वो थे पिछले 3 राज्यों के चुनाव, जिसके बाद बीजेपी के सामने भी साफ हो गया कि यदि वो अपने अपर कास्ट वोट बैंक के को वो केंद्रीकरण नहीं करता है, यदि उनको एक साथ नहीं रखता है, तो 2019 में उसको मुंह की खानी पड़ सकती है। इसीलिए आनन फानन में इस बात पर फैसला हुआ और विंटर सेशन के आखिरी दिन सरकार इस बिल को 10% रिजर्वेशन। बिल्कुल, और सरकार के ऊपर यह भी आरोप लग रहा है कि अब ये सरकार का आखिरी पार्लियामेंट्री सेशन है, उसमें इतना बड़ा फैसला कैसे चर्चा होगी, कैसे लागू करेगा, इस पर भी सवाल है। चलिए, इंतजार रहेगा। आज ये बिल पेश होना है, संविधान संशोधन। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।